हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कई स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी सीखना तो चाहते हैं पर वो अंग्रेज़ी सीख नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं पर वो फिर भी पूरे मन से अंग्रेज़ी सीख नहीं पाते, क्योंकि उनको एक चीज़ है जो बाध्य करती है, मजबूर करती है कि वो अंग्रेज़ी सीख नहीं सकते। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को इस बात पर मजबूर कर देती है कि वो अंग्रेज़ी सीखने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं अंग्रेज़ी नहीं सीख पाते हैं। 10% ही जो अच्छा से सीख जाते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड टू लर्न, कि अंग्रेज़ी सीखना इतना मुश्किल क्यों है। आपने एक शेर सुना होगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस इस शेर में इश्क की जगह अंग्रेज़ी लगा दीजिए कि ये अंग्रेज़ी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बिल्कुल ये शेर फिट बैठता है इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंग्रेज़ी सीखने से आपको रोकती है? तो यहाँ पर मैं जवाब देता हूँ आपको, खुद अंग्रेजी। जी हाँ, आपने सुना होगा, सही सुना, खुद अंग्रेजी आपको अंग्रेजी सीखने से रोकता है। दूसरी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको इंग्लिश सीखने से, पढ़ने से रोकता हो। खुद इंग्लिश आपको इंग्लिश सीखने से रोकता है। अब ये कैसे, तो इसको मैं साबित करूँगा अभी थोड़ी देर में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, कॉम्पिटिशन के वीडियोस बनाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे और मेरी बात आप तक अगर पहुँच जाए, समझ में आ जाए, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अंग्रेज़ी को समझ सके। ठीक है, वैसे अंग्रेज़ी समझना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर अंग्रेज़ी को सीखना इतना मुश्किल क्यों है। अक्सर लोग अंग्रेज़ी सीखते सीखते बीच में छोड़ क्यों देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा स्टूडेंट्स को ये कहते हुए कि बड़ा कन्फ्यूजिंग है, जैसे यू का मतलब तुम भी है, आप भी है। इस तरह आपने अक्सर बातें सुनी होंगी। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये सेंटेंस आप देखिए, द बैंडेज वॉज वुंड अराउंड द वुंड। देखिए, वुंड यहाँ पे दो जगह आया हुआ है। अब ऐसे में कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ पे दो जगह वुंड है तो किस जगह क्या मतलब है। ठीक है, अगर कोई एक का मतलब जान रहा है तो दूसरा का क्या मतलब है, और अगर दोनों का मतलब जान रहा है तो भी वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी मसला होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं यही समझाने जा रहा हूँ कि क्या वजह है, आखिर किस तरह से हम इस तरह के शब्दों का मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ शब्दों का मीनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे वर्ब का, कन्फ्यूजिंग वर्ब पे एक वीडियो है, उसका लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आप तो समझ गए होंगे, बैंडेज, बैंडेज यानी पट्टी। पट्टी को वाज वुंड। देखिए, जब भी वाज के साथ हम एक वर्ड देखते हैं तो वो वर्ड या तो कोई एडजेक्टिव होता है या फिर कोई वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ब है। वुंड का मतलब क्या होगा और ये वुंड का क्या मतलब होगा? तो पट्टी है और यहाँ देखिए दा लगा हुआ है, पट्टी है, वुंड किया, वुंड के चारों ओर। तो पट्टी को क्या किया, एक्चुअली ये वुंड आपका घाव है, जख्म जो होता है। ठीक है, जख्म या घाव, क्योंकि यह दा लगा हुआ है, दा के आगे जो वर्ड आता है वो नाउन होता है। तो ये आपका नाउन हो गया, ये जख्म हो गया, कि पट्टी को जख्म पे क्या करते हैं, वुंड करते हैं, यानी बांधते हैं। अब देखिए, ये जो है वाज के साथ वर्ब तो लिया जाता है या तो फॉर या फिर टू। ये एक्चुअली WIND विंड है। अब बोलेंगे विंड का मतलब हवा होता है। जी हाँ, विंड का मतलब हवा भी होता है। इसके कई मतलब होते हैं। वुंड, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को गोल गोल इन सर्कल या सर्कल में बांधना या उसको गोल गोल फेर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है कि पट्टी को विंड यानी वुंड किया गया, उसको लपेट दिया गया अराउंड द वुंड, जो जख्म है उसके चारों ओर। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे आखिर अंग्रेजी कंफ्यूजिंग। अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी को समझना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वर्ड्स मिलते हैं जिनके दिखने सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगेन मैंने एक ऐसा ही सेंटेंस लिया जिसमें एक वर्ड, सिमिलर वर्ड आ रहा है,
स्पेलिंग सेम, साउंड सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग, जिनको आप हेट्रोनिम, होमोफोन्स या होमोनिम्स भी कहते हैं। द फार्म वॉज कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस। अब इसका मतलब कोई कैसे समझेगा, जाहिर सी बात है ये कंफ्यूजिंग तो होगा ही, ठीक है। तो फार्म का मतलब खेत हो गया, कि खेत को कल्टीवेट यानी जोत दिया गया, जुताई करना, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस। अब देखिए टू के साथ है तो ये वर्ब होगा, 2+V1, तो ये प्रोड्यूस हो गया आपका उत्पन्न करना, कोई चीज पैदा करना, प्रोड्यूस। और ये प्रोड्यूस क्या हो गया, ये हो गया फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूस के दो मतलब हो गए। सो द फार्म वॉज कल्टिवेटेड, के फार्म की जुताई की गई प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे क्रिया हो गया वो प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करने के लिए, क्या उत्पन्न करने के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये प्रोड्यूस का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये वाकई में कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते तो अंग्रेजी समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा, द डंप वॉज सो फुल दैट द वर्कर्स हैड टू रिफ्यूज मोर रिफ्यूज। अगेन हमारे पास दो वर्ड आ गए, यानी एक ही वर्ड दो बार आ गए। अब इनका मीनिंग क्लियर नहीं है तो किसी भी तरह से इस वाक्य का मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। डंप क्या होता है, डंप या डंप यार्ड, जहाँ कचरा फेंका जाता है, ठीक है। कहता है जो डंप यार्ड था या कचरे फेंकने की जगह थी वो पूरा भर गया था, इतना भर गया था, सो दैट लगा है, इतना फुल हो गया था कि जो मजदूर थे उनको क्या करना पड़ा, ये हो गया टू रिफ्यूज यानी मना करना। रिफ्यूज का मतलब तो आप जानते हो कि ये रिफ्यूज करना है, मना कर देना, ठीक है। कि वर्कर्स ने मना कर दिया, क्या मना कर दिया, मोर रिफ्यूज। अब ये रिफ्यूज का क्या मतलब है, तो उस रिफ्यूज का मतलब होता है कचरा, या कचरा जिसको हम वेस्टेज भी कहते हैं, वेस्टेज कहते हैं, गार्बेज कहते हैं, या फिर डेब्रिस यानी मलबा कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस यू सी वी मस्ट पॉलिश। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये पॉलिश क्रिया है, किसी चीज को चिकना बनाना, पॉलिश करना, जैसे आप जानते हैं स्मूथ बनाना, टू मेक अ सरफेस स्मूदर, ओके, या स्मूथ। तो ये पॉलिश हो गया, पॉलिश करना, ठीक है, हमें पॉलिश करना चाहिए। द पॉलिश फर्नीचर, अब ये पॉलिश क्या है, तो ये पॉलिश का मतलब हो गया अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये हो गया आपका स्मूथ सरफेस, जी हाँ, ये द लगा हुआ मतलब ये नाउन हो गया। सो द पॉलिश फर्नीचर कह रहे हैं कि हमें पॉलिश करना चाहिए जो स्मूथ सरफेस है उसको, क्योंकि उसको पॉलिश करने से वो और चमक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पॉलिश के दो मतलब हो गए, एक तो क्रिया, चूंकि ये मोडाल है, मोडाल के बाद B1 आता है तो ये क्रिया हो गया कि हमें पॉलिश करना चाहिए। द पॉलिश फर्नीचर, ऐसे फर्नीचर को जो पॉलिश किया गया हो, ठीक है, ये पूरा नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिश के दो अर्थ हो गए, चिकना बनाना और एक चिकनी सतह, द स्मूथ सरफेस, ठीक है। सोन एट द स्टोर, जो स्टोर में रखा गया या दिखाया गया। फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस यू सी आई कुड लीड, लीड देखिए दो बार आया, ठीक है, आई कुड लीड इफ आई वुड गेट द लीड आउट। अब देखिए ये कुड के साथ है यानी मोडाल के साथ है तो ये B1 हो गया। आई कुड लीड, लीड का मतलब आप जानते हैं आगे बढ़ना या एडवांस, ठीक है, लीड करना। और इफ आई वुड गेट द लीड, अब ये लीड का क्या मतलब है, तो ये लीड का मतलब हो गया क्लू। कहता है आई कुड लीड, मैं लीड कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता था या बढ़ सकता हूँ, अगर मुझे क्या मिल जाएगा, कोई क्लू मिल जाएगा, क्लू यानी हिंट मिल जाएगा, ठीक है, या सजेशन जिसको हम कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखिए लीड के दो मतलब हो गए। फिल्मों में हम देखते हैं ना कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है केस की, तो कहते हैं कि तुम्हें क्या कोई लीड मिली है, यानी कोई क्लू मिला है जिस पर तुम आगे अपनी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस यू से व्हेन शॉट एट या शॉट एट यानी किसी को शूट करना, गोली मारना, ठीक है, कि जब शॉट किया गया यानी शूट किया गया किसको, द डॉव, डॉव क्या है, और ये डॉव, देखिए डॉव दो बार आ गया, ठीक है। अब ये डॉव में दा लगा है मतलब ये कोई चीज है, तो ये हो गया आपका एक तरह का पक्षी है डॉव, जिसको हम बोलते हैं ये कबूतर से रिलेटेड है, ऐसे हमारे यहाँ इसको पंडुक कहते हैं, पुड़की कहते हैं, ठीक है। तो डव एक तरह का बर्ड है जो कबूतर की प्रजाति का होता है। और ये डॉव क्या है, ये डॉव एक्चुअली डाइव जो वर्ड होता है, डाइव मतलब आप जानते होंगे गोता लगाना, जैसे आदमी समुद्री पानी में गिरता है तो सिर के बल जो गिरता है वो डाइव होता है, ठीक है। और इसी का ये V2 हो गया और इसके साथ इंटू भी लगता है। तो जब गोली मारी गई तो जो कबूतर का वो पक्षी था वो डाइव कर दिया, डॉव, डाइव का V2 डॉव इनटू द बुशेज, यानी कि वो सिर के बल झाड़ियों में गिर गया, या फिर मान लीजिए पानी में गिर गया तो वो सिर के बल गिरता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा डॉव के
दो मतलब हो गए। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में देखिए आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक बार आया, ऑफ इट टू द ऑब्जेक्ट दूसरी बार आया, आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट विच इट शोड मी। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि मैंने, अब ये देखिए डिड यानी मोडाल के बाद B1 आ गया, तो ये क्रिया हो गया। ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी बात का विरोध करना, ऑब्जेक्शन, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जाना, विरोध करना, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट, कि मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दा लगा मतलब ये नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया एक ऐसी वस्तु जो एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको देखा छुआ जा सकता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सका उस वस्तु को जो कि उसने मुझे दिखाया और मैंने उसको खरीद लिया। तो आपने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का दो सेंस हो गया, ठीक है, एक तो वस्तु और एक ऑब्जेक्ट। एक और ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसका मतलब हम उद्देश्य बोलते हैं, ये भी एक वर्ड है ऑब्जेक्टिव। और एक ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं वो जो विकल्प होते हैं ना, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग वहाँ पे। इन दिस सेंटेंस यू सी द इंश्योरेंस वॉज इनवैलिड, कहते हैं इंश्योरेंस इनवैलिड था, वाज प्लस B2 या फिर एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ले लेते हैं क्योंकि वाज वर्ड के बाद एडजेक्टिव भी आता है, कि जो इंश्योरेंस था वो इनवैलिड हो गया। यानी इनवैलिड का मतलब क्या हो गया, जो लीगली चालू ना हो, स्टॉप हो जाना, ठीक है। फॉर द इनवैलिड, देखिए फिर इनवैलिड आ गया, इस बार ये द के साथ आ रहा है, मतलब ये नाउन है। अब इसका मतलब अगर हम नहीं समझ रहे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो कहता है जो इंश्योरेंस था यानी जो बीमा थी वो इनवैलिड हो गई, किसके लिए, इनवैलिड लोगों के लिए। यहाँ पे इनवैलिड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इनवैलिड का मतलब हो गया सिक पीपल, ठीक है, या सिकली पीपल, जो लोग बीमार होते हैं उनको हम इनवैलिड कहते हैं, यानी बीमार, बहुत ही डीपली सफरिंग फ्रॉम डिजीज, जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ठीक है, यानी कि जो बीमार है या बीमारी से पीड़ित है उनको भी इनवैलिड कहते हैं। तो जो इंश्योरेंस था वो किसके लिए इनवैलिड हो गया, फॉर द इनवैलिड, यानी जो बीमार लोग हैं उनके लिए और जो हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो कोई वजह होगी, उनकी पॉलिसी होगी इस तरह से। तो इनवैलिड के यहाँ पे हम दो मतलब जान गए, लेकिन अब तक हम लोग केवल एक ही जान रहे थे, कोई चीज़ वैलिड है या नॉट वैलिड। तो जो नॉट वैलिड है वो इनवैलिड है, और जब इनवैलिड में दा लगाए तो एक नया वर्ड आ गया हमारा सिकली पीपल। देखिए सिकली पीपल लिखेंगे, सिक पीपल नहीं लिखेंगे, ठीक है। कई लोगों के लिए ये बड़ा सिंपल सेंटेंस होगा, दे वर टू क्लोज टू द डोर टू क्लोज इट। अब यहाँ देखिए टू लगा हुआ है, जिसके बाद एक एडजेक्टिव आता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया कि वो लोग बहुत ही क्लोज थे। मतलब क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि नज़दीक थे। अब यही क्लोज यहाँ पर भी है कि वो इतने नज़दीक थे टू द डोर, दरवाजे के, टू क्लोज। अब ये 2 + B1 आ गया, तो ये क्लोज का मतलब क्या हो गया, बंद करना, ठीक है, कि वो दरवाजे को बंद करने तक के करीब थे, इतने करीब थे कि वो दरवाजे को बंद कर सकते थे आसानी से। यहाँ आपने देखा कि क्लोज के दो मतलब हो गए, और इसके दोनों मतलब हम जानते हैं। क्लोज एक जानते हैं जो नज़दीकी दोस्त होता है, क्लोज फ्रेंड बोलते हैं, और एक क्लोज का मतलब तो बंद करना होता है। तो ये तो आसान था, लेकिन आपने इसके पहले जो वाक्य देखे उसमें जो वर्ड आ रहे थे वो कॉम्प्लिकेटेड। जैसे हियर द बग डज फनी थिंग्स व्हेन द डज आर प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए डज को दो बार लिया गया है। एक डज तो आप जानते होंगे, डज फनी थिंग्स, यानी कि ये हो गया करना वाला, ठीक है। कि जो बग, बग क्या होता है, ये डियर होता है, डियर, ठीक है, हिरन, आपका वो आप जान रहे होंगे मेल हिरन, ये मेल हिरन हो गया बग। अब ये जो है ये फीमेल हिरन हो गया, जी हाँ, फीमेल डियर, क्लियर हो गया। डस ये एक्चुअली वर्ड होता है DOE, डो, ये डो होता है, डो का प्लूरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आर लगा है मतलब ये प्लूरल है, तो डो का प्लूरल डज हो गया। तो ये आपको डज लग रहा होगा कि यही वाला डज, ये वाला डज है, और ये डज दूसरा डज है। तो क्या करता है, जो मेल डियर होता है वो फनी चीज़ें करता है जब फीमेल डियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट आई हैव नो प्रेजेंट फॉर यू, या एट प्रेजेंट आई हैव नो प्रेजेंट टू प्रेजेंट यू। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट 3 बार आया, एट प्रेजेंट आई हैव नो प्रेजेंट टू प्रेजेंट यू, कि अभी मेरे पास कोई तोहफा नहीं है तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से कई वर्ड होते हैं, या ऐसे कई वर्ड अंग्रेजी में जो कंफ्यूज करते हैं, सब सेंटेंस में आते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी सीखना बीच में ही छोड़ के भागे होते हैं। या यू सी हेल्प विद प्लांटिंग द फार्मर टाउट हिज सो टू सो। अब यहाँ कह रहा है
कि प्लांटिंग में मदद करने के लिए, मतलब बागवानी में या पौधे लगाने में मदद करने के लिए जो किसान है उसने सिखाया अपने सो को। अब ये हिज है, एडजेक्टिव है तो ये नाउन होगा, ठीक है। और ये 2+B1 ये क्रिया हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब ये नाउन है और ये क्रिया है, तो ये सो का मतलब तो आप जानते होंगे, बीज बोना, जो खेती बाड़ी में बीज बोते हैं, ये वाला सो हो गया। तो ये सो का क्या मतलब हो गया, ये हो गया बिग पिग, ठीक है। अब बिग और ग्रोन अप पिग, एक्चुअली ये स्वाइन होता है, ठीक है, स्वाइन, पिग का फीमेल जेंडर स्वाइन। तो क्या कह रहे हैं कि जो किसान है उसने अपने स्वाइन को सिखा दिया प्लांटिंग करने के लिए कि कैसे बीज को बोया जाता है। किसी स्टोरी में होगा किसी किसान ने अपने पिग को, अपने स्वाइन को सो करना सिखाया, यानी कि बीज बोना सिखाया। तो अब यहाँ पे कोई भी आदमी कंफ्यूज होगा, सर खुजा के भाग जाएगा, क्यों सीखेगा ऐसी चीजें जहाँ एक ही वर्ड के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। इन दिस सेंटेंस अपॉन सीइंग द टीयर, ये टीयर है। अब देखिए टीयर में दा लगा है, मतलब ये नाउन हो गया, ठीक है। तो ये टीयर का मतलब क्या हो गया, इन हर पेंटिंग शी शेड अ टीयर, यहाँ भी आर्टिकल लगा है तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोनों टीयर नाउन है। अब ये कह रहा है कि अपनी पेंटिंग में टीयर देखकर, टीयर मतलब हो गया चीरा, जैसे कोई तस्वीर है, इमेज है, उसमें कहीं फटा हुआ है, चीरा लगा हुआ है, तो ये वाला टीयर हो गया। तो वो अपने टीयर पेंटिंग में अब चीरा या फटा हुआ देखकर क्या किया, शी शेड, शेड मतलब होता है गिराना, शी शेड अ टीयर। अब ये टीयर का मतलब हो गया टीयर्स, आंसू वाला, क्योंकि ए लगा हुआ है इसीलिए टीयर का यूज हुआ, ठीक है। जैसे हम शूज, ऐसे तो शूज होता है लेकिन ए लगाते हैं तो शू हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपने पेंटिंग में फटा हुआ देखकर उसने अपनी आंखों से आंसू गिराए, या एक बूंद गिरा दिया, एक आंसू गिरा दिया। तो यहाँ पे टीयर के दो मतलब हो गए, अलग अलग आर्टिकल, सेम वर्ड बट विथ डिफरेंट मीनिंग। फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस यू सी आई हैड टू सब्जेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सीरीज ऑफ टेस्ट्स। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ड दो बार आया, क्लियर है, जैसे बात है दोनों में मीनिंग अलग अलग होगा। ये टू के साथ है यानी ये क्रिया हो जाएगा, और ये दा के साथ है मतलब ये नाउन हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जो टू के साथ है ये आपके लिए नया होगा, और ये सब्जेक्ट आप जानते हैं विषय, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो टॉपिक होती है जिस पर हम डिस्कस करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये सब्जेक्ट का मतलब होता है टू मेक अंडर कंट्रोल, किसी चीज को अपने कंट्रोल में करना, अपने अधीन करना, ठीक है, यानी अधीनस्थ करना, अधीनस्थ, अधीनस्थ करना या अधीन करना। तो ये कह रहा है कि जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा टॉपिक है, उसको मुझे क्या करना पड़ा, अपने कंट्रोल में करना पड़ा। जैसे कोई भी टॉपिक होता है आप उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, उस पर कमांड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको अपने अंडर लाने की कोशिश करते हैं। क्यों, अ सीरीज ऑफ टेस्ट, एक टेस्ट के लिए या सीरीज ऑफ टेस्ट जो होगा उसके लिए, तो उसको क्या करना था, सब्जेक्ट करना पड़ा। सब्जेक्ट करना मतलब सब्जेक्ट का सिनोनिम सब्जुगेट भी होता है, ये वर्ड अक्सर सिनोनिम में आता है एसएससी में, सब्जुगेट करना, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब, और एक सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, जो कि एडजेक्टिव है, ओके। तो सब्जेक्ट का मतलब विषय, प्रजा या कंट्रोल करना, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका अलग अलग मीनिंग आ जाता है, ओके। So friends, in this last sentence you see, how can I intimate this to my most intimate friend? Okay, अब ये intimate दो बार आ रहा है। अब यहाँ I के बाद intimate है, यानी कि डायरेक्ट ये वर्ब ले रहा है B1, ओके। और ये आपका most यानी एडजेक्टिव है, तो इसके आगे ये वाला नाउन हो गया। तो ये वर्ब, ये नाउन, क्लियर है, वर्ड एक ही है, मीनिंग अलग अलग जाएंगे। अब ये इंटीमेट का मतलब होता है किसी को सजेस्ट करना। अगेन मैं वही चीज लिखूंगा जो क्लू का मीनिंग था, या हिंट करना। कह रहे कि मैं कैसे इंटीमेट करूं, यानी कि किसी को इन्फॉर्म करना, कोई बात बता देना इन एन इनडायरेक्ट वे, ओके, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे। दिस, कि ये चीज मैं कैसे बता दूं, किसको बताना है, टू माई इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट का मतलब अगेन क्लोज, जो बहुत ही आपका क्लोज दोस्त होता है उसको इंटीमेट फ्रेंड कहते हैं, क्लियर। और इंटीमेसी भी हम लोग वर्ड जानते हैं, इसी का नाउन हो जाता है, यानी बहुत ही क्लोजनेस होता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है कि मैं, मान लीजिए किसी के दोस्त के फादर की मौत हो गई, अब उनको उसको बताना है, तो वो कह रहा है कि मैं कैसे उसको इंटीमेट करूं, ये इन्फॉर्मेशन कैसे दूं, इनडायरेक्टली ही सही, टू माय इंटीमेट फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड को, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से ऐसे कई वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं और वो कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं जानते इनका मीनिंग, इस वजह से अंग्रेजी उनके लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप कोशिश करें तो ये काम आसान है, लेकिन अगर कोशिश ना करें
तो वही मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पढ़ना लिखना आसान है लेकिन इसको समझना आसान नहीं है, पर कोशिश करके हम आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।